हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में कि किस तरह से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पॉलिनेशन प्रोसेस पूरा हमने उसके टाइप्स भी देखे। आपको याद होगा इससे पहले हमने बात की थी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि किस तरह से दो मेल गैमीट्स में से पहला मेल गैमीट फ्यूज़ होता है एग सेल से, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा मेल गैमीट जो सेंट्रल सेल से फ्यूज़ होता है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है यानी PEN बनाता है। आज हम उसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट स्टडी करेंगे, एंडोस्पर्म। जब दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के फॉर्मेशन को करता है। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, तो पहले ये देखते हैं एंडोस्पर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ट्रिपल फ्यूजन से बनने वाला प्रोडक्ट है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेप है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का स्टडी करते हैं। ट्रिपल फ्यूजन से होने वाला प्रोडक्ट बनने वाला। दूसरा, ये सेंट्रल सेल से ऑब्टेन होता है। एम्ब्रियो सैक का जो सेंट्रल सेल होता है, जब दूसरा मेल गैमीट उससे फ्यूज करता है तब ये बनता है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। उसको ये मटेरियल देता जाता है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है। ये किस फैमिली में एब्सेंट है, किस में ये हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ये सारी बात हम इसमें करने वाले हैं और इसके टाइप्स ही पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एंडोस्पर्म के बारे में। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द ट्रिप्लॉइड टिश्यू obtained after fusion of male gamete with central cell of embryo sac। ट्रिप्लॉइड टिश्यू है जो कि सेंट्रल सेल एम्ब्रियो सैक के मेल गैमीट के साथ फ्यूजन के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है। इट कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल which helps in development of एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इट इज एब्सेंट इन members belonging to family कुछ फैमिलीज में ये एब्सेंट होता है, जैसे ऑर्चिडेसिए, पोडोस्टोमेसिए और ट्रपासिए। इन फैमिलीज में ये एब्सेंट होता है। इसके अलावा किसी किसी केस में डिप्लॉइड एंडोस्पर्म भी होता है। देखिए, हम जानते हैं ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। ट्रिप्लॉइड टिश्यू मतलब जो दो न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमीट वाला न्यूक्लियस, ये तीनों मिलके तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, इसलिए हम इसे ट्रिप्लॉइड टिश्यू कहते हैं। पर कुछ केसेस में ये डिप्लॉइड भी होता है और कुछ केसेस में ये हैप्लॉइड भी होता है। तो डिप्लॉइड एंडोस्पर्म ये पाया जाता है इनोथेरा में। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में।
हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड। ये जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्लांट किस प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा प्लांट वहां पे दिया हुआ है, और अगर वो जिम्नोस्पर्म होगा तो इसका कैलकुलेशन हैप्लॉइड एंडोस्पर्म के बेस पर होगा। इसके अलावा कुछ एंडोस्पर्म होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या हेमीसेलुलोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोस्पर्म ऑफ सीरियल्स जैसे राइस, wheat etc. It contain carbohydrate। जो एंडोस्पर्म व्हीट सीरियल्स का होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। सीरियल्स जैसे मेज, इसके एंडोस्पर्म में प्रोटीन्स की लेयर, प्रोटीन्स का अमाउंट ज्यादा होता है। कैस्टर और कोकोनट, इसका एंडोस्पर्म ऑयली होता है। डेट पाम, इसका एंडोस्पर्म हेमीसेलुलोजिक होता है। डेट पाम का एंडोस्पर्म हेमीसेलुलोजिक होता है। अच्छा, किसी किसी केस में एंडोस्पर्म काफी स्टोनी हो जाता है, पथरीला हो जाता है, जैसे डेट पाम में स्टोनी एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन डेट पाम एंड बीटल नट, जिसको एरेका नट भी कहते हैं। इन दोनों में जो डेट पाम होता है वो स्टोनी हो जाता है। तो ये हो गया कुछ एंडोस्पर्म्स किस तरह के होते हैं, सेलुलोजिक और हेमीसेलुलोजिक और कार्बोहाइड्रेट वाले, प्रोटीन वाले, ये सारे कुछ एग्जांपल्स और कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म्स के टाइप्स की। तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म्स बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसमें से मेन 2 टाइप के होते हैं जो ज़्यादातर केसेस में पाए जाते हैं। इसमें पहला हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। इसमें जब जो दूसरा मेल गैमीट होता है, जब वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, PEN। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और कई न्यूक्लियस बनते हैं। यानी जब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है तो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जब ये पूरा हो जाता है, जब न्यूक्लियस बन जाते हैं, तब लास्ट में उसमें सराउंडिंग में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए, बेसिकली 2 टाइप के एंडोस्पर्म है, एक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो है उसमें न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो हर डिवीजन के साथ साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता जाता है, उसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन बनती जाती है। पर जो फ्री न्यूक्लियर होता है इसमें प्रोसेस के आखिरी में वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो many divisions and form large number of nuclei। At last cell wall is formed around each nuclei। लास्ट में हर न्यूक्लिया के आसपास सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है।
एग्जाम्पल्स इसके मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहां पे जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। ये मान लीजिए पहला डिवीजन हुआ और 2 न्यूक्लियस बने। फर्स्ट डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियस बने। इसके बाद और डिवीजन हुआ तो न्यूक्लियस और बने, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। और जब यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर इसके बाद वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। इस तरह से वॉल फॉर्मेशन होता है। ये लास्ट में होता है। इसका एग्जाम्पल है कॉटन, मेज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोकोनट। कोकोनट का जो लिक्विड पार्ट होता है, कोकोनट में एक्चुअली 2 एंडोस्पर्म्स होते हैं। कोकोनट में न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होता है और दूसरा वाला भी होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसमें जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड पार्ट जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर आता है। ये हो गया पहला टाइप का एंडोस्पर्म यानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म के बारे में। सेल्यूलर एंडोस्पर्म के बारे में। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो लगातार डिवाइड होता है और हर डिवीजन के बाद वॉल का फॉर्मेशन उसके सराउंड में देखा जाता है। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स many times and each division is followed by wall formation. Each division is followed by wall formation. फाइनली आखिरी में ये भी मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर बनता है, ये भी मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर बनता है, पर इसमें वॉल फॉर्मेशन प्रोसेस के आखिरी में होता है और इसमें साथ साथ में चलता जाता है। इसको अगर डायग्राम के थ्रू अपन बात करें, ये एम्ब्रियो सैक, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड पोलर न्यूक्लियाई। अब इसमें डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये न्यूक्लियस 2 हो गए और दोनों के बीच में वॉल फॉर्मेशन हो गया। फिर से डिवीजन होगा, फिर वॉल फॉर्मेशन होगा और इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। ये वॉल फॉर्मेशन के बाद जब बहुत सारे डिवीजन हो जाएंगे तो यहां पे हर डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन साथ साथ में चलता जाएगा कुछ इस तरह से। और लास्ट में ये स्ट्रक्चर भी मल्टी न्यूक्लियड स्ट्रक्चर के रूप में सामने आता है। इसका एग्जाम्पल पिट्यूनिया, कोकोनट। कोकोनट में जो वाइट पार्ट होता है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म के अंतर्गत आता है।
इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें कुछ छूटता है तो आप उसको आगे नोट कर ऐड कर लीजिएगा, पर एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स याद करना बिल्कुल कंपलसरी है, नीट में पूछे जाते हैं। ये हो गया दूसरा टाइप का एंडोस्पर्म। थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें आपको मेनली दो ही एंडोस्पर्म याद करने हैं, फ्री न्यूक्लियर और एंड सेल्यूलर। इन केस अगर कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलता है कि तीसरे टाइप का हेलो जो एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है जो दोनों के मिड में होता है, यानी कुछ पार्ट इसका फ्री न्यूक्लियर होगा और कुछ पार्ट इसमें सेल्यूलर होगा, कहीं कहीं पे वॉल्स का फॉर्मेशन होगा और कहीं कहीं पे फ्री न्यूक्लियस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, तब वो आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म के नाम से। मिड ऑफ फ्री न्यूक्लियर and cellular endosperm. It is present in order हेलोबियल। ये मोनोकॉट, कुछ मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके अंदर देखने मिलता है हेलोबियल ऑर्डर, और उसमें हेलोबियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो ये हो गया एंडोस्पर्म के बारे में। एक बार जल्दी से इसको शॉर्ट में समझते हैं। एंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, सेंट्रल सेल से ऑब्टेन होती है। एंडोस्पर्म जो है ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, सेंट्रल सेल से ऑब्टेन होती है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म हमने कई इसमें कुछ अपन ने अलग अलग तरह का एंडोस्पर्म देखा। किसी में कार्बोहाइड्रेट वाला होता है, किसी में सेलुलोजिक होता है, किसी में प्रोटीन वाला होता है, ऑयली एंड स्टार्च वाला होता है। ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे। इसके अलावा डिप्लॉयड एंडोस्पर्म इनोथेरा में पाया जाता है। कुछ फैमिलीज होती हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जैसे ऑर्चिडेसी, पोडोस्टोमेसी और ट्रपेसी। इन फैमिलीज के मेंबर्स में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। इसके अलावा कुछ एंडोस्पर्म काफ़ी स्टोनी, काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, जैसे बीटल नट और डेट पाम में। एंडोस्पर्म 3 टाइप का होता है। पहला होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो लगातार डिवीजन शो करता है। डिवीजन के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस बनते हैं और लास्ट में इस प्रोसेस में वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये देखा जाता है कॉटन, मेज, कोकोनट इसमें। इसके अलावा दूसरा जो है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होता है। इसमें हर डिवीजन के साथ साथ वॉल का फॉर्मेशन होता जाता है। एग्जाम्पल इसका पिटूनिया, कोकोनट। कोकोनट ऐसा एग्जाम्पल है जो जिसमें दोनों तरह के एंडोस्पर्म देखे जा रहे हैं। तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये दोनों के मिड में आने वाला, और ये कुछ मोनोकॉट्स में देखा गया है। अब एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स अपन पढ़ते हैं कि एंडोस्पर्म जब बनता है तो सराउंडिंग टिश्यू में अगर कोई इफेक्ट होता है या कोई फॉरेन पॉलन अगर किसी प्लांट पे किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। एक टर्म होता है जीनिया। जीनिया मतलब होता है इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म, कि किस तरह से कोई फॉरेन पॉलन ग्रेन का इफेक्ट एंडोस्पर्म के ऊपर होता है। इफेक्ट ऑफ फॉरेन pollen grain on endosperm। ये कहलाता है जीनिया। नेक्स्ट टर्म इज मेटाजीनिया। मेटाजीनिया का मतलब होता है कि एंडोस्पर्म के सराउंड में जो सोमैटिक टिश्यूज होती हैं उन टिश्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरेन पॉलन ग्रेन का, ये कहलाता है मेटाजीनिया। इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन सोमैटिक टिश्यू that surrounds endosperm।
ये मेटाजीना कहलाता है। नेक्स्ट टर्म रूमिनेंट एंडोस्पर्म। रूमिनेंट एंडोस्पर्म का मतलब होता है कि जब एंडोस्पर्म का जो सरफेस होता है वो इररेगुलर हो जाए तो वो रूमिनेंट एंडोस्पर्म कहलाता है। व्हेन सरफेस ऑफ एंडोस्पर्म इज इररेगुलर, जब एंडोस्पर्म का सरफेस इररेगुलर हो तो वो रूमिनेंट एंडोस्पर्म। नेक्स्ट इज मोज़ेक एंडोस्पर्म। जब एंडोस्पर्म में कुछ कलर्ड पैचेस दिखते हैं, जैसे व्हाइट कलर के पैचेस दिखेंगे या थोड़े से क्रीमी टाइप के येलोइश कलर के पैचेस दिखेंगे, तो फिर उसको हम मोज़ेक एंडोस्पर्म कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ colored patches in endosperm। तो ये कुछ टर्म्स जो एंडोस्पर्म से जुड़े हुए हैं। अब एंडोस्पर्म के बेस पे सीड्स को भी क्लासिफाई किया जाता है, उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसको हालांकि अपन सीड वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो अपन सीड वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें अपन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि जिन सीड्स में एंडोस्पर्म होता है उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं और जिनमें नहीं होता है उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बाकी इसको हम सीड वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो ये कुछ टर्म्स हो गए जो एंडोस्पर्म से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि किस स्ट्रक्चर में कौन सी प्लॉइडी होती है। अभी तक अपन ने एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ लिया, अपन ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया, उसमें कई स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, इंटेगुमेंट, फ्यूनिकल, न्यूसिलस, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं प्लॉइडी लेवल की, और प्लॉइडी के बेस पे कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये बात करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका प्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब होता है कुछ स्ट्रक्चर्स जिनमें सिंगल न्यूक्लियस और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड, किसी में 2 डिप्लॉइड और किसी में 3 ट्रिप्लॉइड। तो मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ कि किसमें कौन सी प्लॉइडी होती है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें 1-2 क्वेश्चंस भी मैं कराता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो प्लॉइडी की बात करें तो प्लॉइडी में ये आप नोट कर लीजिए, कुछ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हैप्लॉइड मतलब जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स पॉलन ग्रेन, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, एग, ओवम नाम से भी आता है इसको, या नॉर्मल गैमीट के नाम से भी आ सकता है। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स और हैप्लॉइडी शो करने वाले स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, यानी वो स्ट्रक्चर्स जिनकी प्लॉइडी 2n होती है, जैसे मेगास्पोर मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अलावा एंथर भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। प्लांट के जो मेजर पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब डिप्लॉइड होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स अपन ने पढ़े थे जैसे फ्यूनिकल, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। ये कुछ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। और भी प्लांट में कई डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर जो मेन अपन ने जो अभी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनको डील करते हुए यहाँ पे अपन स्टडी कर रहे हैं। इसमें लास्ट आता है ट्रिप्लॉइड टिश्यू वाले।
और ट्रिप्लॉइडी शो करने वाले स्ट्रक्चर्स जिनको हम 3n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी अपन ने बात की थी एंडोस्पर्म, ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है। इसमें एक नाम और आपको याद करना है, एलिरॉन लेयर। एलिरॉन लेयर जो होती है ये प्रोटीन लेयर होती है। एलिरॉन लेयर जो होती है ये प्रोटीन लेयर होती है, जो कि कुछ स्ट्रक्चर्स में, सीड्स वगैरह में अपन या डेवलपमेंट जब होता है एम्ब्रियो का, तब वहाँ पे दिखाई देती है। और बेसिकली मोनोकॉट्स के केस में ये वेल डेवलप्ड रहती है। एलिरॉन लेयर जो होती है ये ट्रिप्लॉइड होती है, प्रोटीन लेयर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन लेयर होती है एलिरॉन लेयर। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, तो ये कुछ प्लॉइडी हो गई, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हो गए। अगर आप ये अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे इसको, वैसे तो ये जो स्ट्रक्चर समझ के इजीली अपन को ध्यान रहते हैं। फिर भी अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत हो तो उसको ध्यान रखिएगा कि किस प्लॉइडी में उसको अपन ने लिया है। अब इसमें एग्जाम्पल्स, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स मैं कराता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है अ लीफ ऑफ, किसी भी प्लांट का नाम दे सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट लिख लेते हैं। अ लीफ ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंटेन 24 क्रोमोसोम। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम in its endosperm is, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। यहाँ पे और कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता था, हो सकता है जिम्नोस्पर्म पूछ लें, यहाँ पे दे दिया जाए जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लीफ में 24 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे। तो पहले हम बात करते हैं, लीफ में दिए हुए हैं 24 क्रोमोसोम। लीफ जो है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी लीफ के लिए हो जाएगा 2n, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा, दिया हुआ है 24। यहां पे हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगी 12, और हमको निकालना है एंडोस्पर्म के लिए। एंडोस्पर्म जो कि एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, 3n है, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 × 12 यानी 36, ये हमारा आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म के बारे में बात की जाती है। मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताई थी, बोला भी था कि इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे जिम्नोस्पर्म मेंशन करते, अगर क्वेश्चन में जिम्नोस्पर्म मेंशन करते, तो जिम्नोस्पर्म के केस में 2n बराबर तो 24 हो जाता, पर एंडोस्पर्म की वैल्यू 3n की जगह n हो जाती। यानी वहाँ पे एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी है वो n हो जाती, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाता, और हैप्लॉइड के बेस पे अपन उसको कैलकुलेट करते। हैप्लॉइड के बेस पे जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैलकुलेट किया जाता है। बाकी आप जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ उसके कंपेयर करके हम प्लॉइडी निकाल सकते हैं। तो ये प्लॉइडी वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेवलपमेंट एम्ब्रियो का। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और ये देखते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट किस तरह से होता है। पहले अपन बात करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो की, क्योंकि डाइकॉट एम्ब्रियो का आधा पार्ट जो होता है वो मोनोकॉट एम्ब्रियो जितना ही होता है। तो अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो समझ लेंगे तो मोनोकॉट एम्ब्रियो हमको ईजिली बन जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा इसको, अपन एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पुराना पार्ट रिकॉल कराऊंगा। जो हमने पढ़ा था कि ओव्यूल कई टाइप का होता है, और उसमें हमने बात की थी एक ऑर्थोट्रोपस और दूसरा एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि ओव्यूल इस तरह का होता है, हम इस स्ट्रक्चर को लेके आगे बढ़ते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे फिर बाद में एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हुआ। पॉलिन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी, ये वाला पार्ट माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वाले पार्ट से एंटर करती है पॉलिन ट्यूब, और फ्यूजन होता है गैमीट्स का एग सेल और पोलर न्यूक्लियस के साथ। अब यहाँ पे एक एक करके मैं स्टेप बताता जाता हूँ। सबसे पहले व्हेन मेल गैमीट fuses with egg, it results in formation of zygote, जिसे oospore भी कहते हैं। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जो जाइगोट यहाँ पे बना है ये माइक्रोपाइल की तरफ है, जाइगोट का जो एंड है वो माइक्रोपाइल की तरफ हम देख रहे हैं। अब जाइगोट में डिवीजन होता है, जाइगोट में जब डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद दो सेल्स बनेंगी, एक तो जाइगोट वाली सेल होगी और दूसरी होगी एम्ब्रियोनल सेल। जाइगोट अंडरगो डिवीजन and form one large size cell called सस्पेंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जाइगोट में जब डिवीजन होता है तो एक बड़ी साइज की सेल बनती है जिसको सस्पेंसर कहते हैं, और दूसरी, ये जो सस्पेंसर होता है ये माइक्रोपाइल की तरफ होता है, इट इज टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड, यानी ये ऊपर की तरफ होगा। और एक छोटे साइज की सेल बनती है एंड वन स्मॉल साइज सेल इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोन सेल। और ये बनती है टुवर्ड्स, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये एंटीपोडल सेल्स के पास बनती है, दैट इज टुवर्ड्स एंटीपोडल एंड और सेल। तो जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बनी, जैसे अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये स्ट्रक्चर है जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन के बाद एक बड़ी सेल बनी और दूसरी छोटी सेल बनी। एक बड़ी सेल बनी और दूसरी छोटी सेल बनी। ऊपर वाला पार्ट जाइगोट वाला, ये जो बड़ी सेल बनी इसको हमने कहा सस्पेंसर, और इसे हमने कहा एम्ब्रियोनल सेल। अब सस्पेंसर सेल में कई डिविजन्स होते हैं, और डिवीजन के बाद ये और ज़्यादा नंबर में डिवाइड हो जाती है, बन जाती है। सस्पेंसर सेल्स undergo divisions and form 6 to 10 celled structure. सस्पेंसर सेल में डिवीजन के बाद 6 से 10 सेल्स बनती हैं, और जो सबसे ऊपर वाली सेल होती है उसे हम कहते हैं वेसिकुलर और हॉस्टोरियल सेल। जैसे सस्पेंसर सेल में डिवीजन हुआ और डिवीजन के बाद 6 से 10 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, और जो ऊपर वाली सेल होती है, सबसे ऊपर वाली सेल होती है, वो बड़े साइज की हो जाती है। नीचे एम्ब्रियोनल सेल हम उसी तरह से बना रहे हैं, ये एम्ब्रियोनल सेल।
इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है। ये वाली जो सेल है इसे हम कहते हैं हॉस्टोरियल और वेसिकुलर सेल। हॉस्टोरियल और वेसिकुलर सेल। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो सेल थी, एम्ब्रियो सेल में डिवीजन स्टार्ट होते हैं। इसमें मेंशन कर लेना कि जो टॉप पार्ट होती है सस्पेंसर सेल की उसको हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। टॉप सेल ऑफ सस्पेंसर सेल is large in size and is known as hostorial or vesicular cell। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता जा रहा है, यानी यहाँ पे बड़े पार्ट में ये हॉस्टोरियल सेल यहाँ आ जाएगी और छोटी छोटी सेल्स फिर नीचे एम्ब्रियो। अब इसके बाद एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन स्टार्ट होंगे और डिवीजन के बाद ये कुछ और ज़्यादा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो सेल अंडरगो 2 वर्टिकल डिवीजन एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन, which result in formation of result in formation of 8 celled or octant embryo। अब इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद ये ऊपर वाला पार्ट हम वैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। अब एम्ब्रियोनल सेल में जो डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हमें दिखता है। इसमें 2 वर्टिकल डिवीजन, एक ये हो गया, एक ये, 4 सेल बन गई 2 वर्टिकल डिवीजन के बाद। और जब एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो ये स्ट्रक्चर हमें इस तरह देखने मिलेगा। ये कहलाता है ऑक्टेंट एम्ब्रियो। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर है ये। अब इस ऑक्टेंट एम्ब्रियो में और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद ये सेल्स और ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं और ये स्ट्रक्चर हमें फाइनली और ज़्यादा डिफरेंशिएट फॉर्म में दिखता है। इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये कहलाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। यहाँ पे एम्ब्रियो ग्लोब्यूल के जैसा दिख रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और जो कि ऑक्टेंट एम्ब्रियो से बना हुआ स्ट्रक्चर है। दिस इज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट होता है। एक्चुअली क्या है, जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने लगता है तो यहाँ पे अंदर जगह काफ़ी पैक होती जाती है, और पैक होने के कारण जहाँ पे भी एम्ब्रियो को जगह मिलती है वो उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो is converted into हार्ट शेप एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये स्ट्रक्चर हमें ऐसा देखने मिलता है। ये सस्पेंसर हॉस्टोरियल सेल, ये पूरी सस्पेंसर सेल, और एम्ब्रियोनल सेल वाला पार्ट थोड़ा सा
बेंड होता है अंदर की तरफ। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का। जब हम मोनोकॉट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट देखते हैं तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट ग्लोब्यूलर स्टेज तक कॉमन रहता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट ग्लोब्यूलर स्टेज तक सेम रहता है, जैसे डाइकॉट में हमने पढ़ा वैसे ही हम मोनोकॉट में ग्लोब्यूलर स्टेज तक वैसे ही एम्ब्रियो पढ़ते हैं, तो उसको अलग से हम मेंशन नहीं करेंगे। बस ये है कि ग्लोब्यूलर स्टेज तक आपको वहाँ पे एम्ब्रियो बनाना पड़ेगा और उसके बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो चेंज होता है वो मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद। अब ये स्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप होता है और इसको जब जगह मिलती है, जिस तरफ ये मूव करता है, एक ही तरफ ये मूव करता जाता है, तो ये स्ट्रक्चर फाइनली अपने लास्ट मैच्योर फॉर्म में आने लगता है और ये कुछ हमें इस तरह का दिखता है। ये हॉस्टोरियल सेल। जैसे जैसे स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता जाएगा ये वाला पार्ट कंप्रेस होता जाएगा। यहाँ पे सस्पेंसर का मेन काम होता है कि वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स की तरफ पुश करता जाए। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शेप चेंज कर लेता है और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने मिलता है। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये कोटिलिडॉन्स के फॉर्म में डेवलप होने लगता है। और ये स्ट्रक्चर फाइनली इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये डाइकोट एम्ब्रियो में दो कोटिलिडॉन्स जो डेवलप हुए, ये स्ट्रक्चर फाइनली इस तरह से दिखता है। अब इसमें कुछ याद करने वाली चीजें और भी हैं, समझिएगा। सस्पेंसर सेल डिवाइड होके सस्पेंसर सेल में डिवीजन हुए और इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, ये ऑक्टेंट एम्ब्रियो बना। जब ये ग्लोबुलर स्टेज में पहुंचता है तो ग्लोबुलर स्टेज में हम कुछ और यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। इसमें जो सस्पेंसर सेल का आखिरी वाला सेल होता है, जो सस्पेंसर सेल की आखिरी वाली सेल होती है, उसको हम नाम देते हैं हाइपोफाइसिस। सस्पेंसर सेल की जो आखिरी सेल होती है उसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। अब यहां पे जब हमें डिवीजन देखने मिला था कुछ इस तरह का, तो यहां पे भी कुछ पार्टीशंस अपन देखते हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, इसके ये नीचे वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं एपीबेसल पार्ट और इसको हम कहते हैं हाइपोबेसल पार्ट। तो ये वाला पार्ट हाइपोबेसल पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट पूरा एपीबेसल पार्ट। हाइपोबेसल एपीबेसल वाला पार्ट। हाइपोबेसल वाला जो पार्ट होता है उससे रेडिकल और रूट टिप का फॉर्मेशन होता है। हाइपोबेसल पार्ट जो है उससे रेडिकल और रूट टिप का फॉर्मेशन होता है। हाइपोबेसल पार्ट जो है उससे रेडिकल और रूट का फॉर्मेशन होगा। जो एपीबेसल वाला पार्ट है, एपीबेसल पार्ट से प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है। हाइपोबेसल पार्ट गिव राइज टू रेडिकल एंड एपीबेसल पार्ट गिव राइज टू प्लूम्यूल और शूट पार्ट। इसके अलावा अगर हम टिश्यूज का अरेंजमेंट देखें तो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है एपिडर्मिस। यहाँ पे जो एपिडर्मिस ये वाला पार्ट है, एपीबेसल वाला पार्ट है, इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये वाली सबसे आउटर लेयर जो है, इसे हम डर्मेटोजन के नाम से भी जानते हैं। डर्मेटोजन जो कि एपिडर्मिस वाला पार्ट आगे फॉर्म करती है, डर्मेटोजन।
डर्मेटोजन के जस्ट जो नेक्स्ट लेयर होगी, उस नेक्स्ट लेयर को हम नाम देते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। सबसे बाहर वाली लेयर होती है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन जो होती है वो आउटर लेयर बनाने का काम करती है। उसके बाद वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम में कई सारी टिश्यूज आ जाती हैं, जैसे कॉलिनकाइमा, पेरिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब ग्राउंड मेरिस्टेम का पार्ट है। और इसके बाद अंदर और ज़्यादा अंदर जाएंगे तो इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोकैम्बियम। ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं प्रोकैम्बियम, जो कि बेसिकली कैम्बियम एक्टिविटी यानी डिवीजन की प्रॉपर्टी शो करने वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद इस स्टेज को हम कहते हैं हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो, और इसी को ही मैच्योर एम्ब्रियो भी कहा जाता है। इसका सीक्वेंस भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद 6 से 10 सेल स्ट्रक्चर बना, ये वाला। इसमें जो आखिरी वाली सेल होती है, इस आखिरी वाली सेल को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस के नीचे वाला पार्ट हाइपोबेसल, इसमें लास्ट वाला पार्ट एपीबेसल। हाइपोबेसल जो होता है वो रूट का फॉर्मेशन करता है, एपीबेसल जो होता है वो प्लिम्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा इसमें डिवीजन के बाद बहुत सारी सेल्स बनी। जो सबसे बाहर की तरफ सेल है ये डर्मेटोजन, ये आउटर लेयर का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है। उसके बाद वाला पार्ट आता है ग्राउंड मेरिस्टेम, जिसमें पेरिनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आती हैं। और इसके बाद अंदर बीच वाला पार्ट आता है प्रोकैम्बियम। ये प्रोकैम्बियम डिवीजन एक्टिविटी शो करके नई सेल्स बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में इसका डेवलपमेंट देखा। अब हम मोनोकॉट की बात करते हैं। मोनोकॉट स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट के केस में डेवलपमेंट जाइगोट में डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 सेल बनती हैं। डिवीजन के बाद 2 सेल बनती हैं। ऊपर वाली सेल वैसे ही रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने मिलता। बस आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली सेल होती है एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन होगा। मैं यहाँ पे मोनोकॉट्स के बारे में शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो जितना काम का है वो पूरा बता देता हूँ। मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जाइगोट स्ट्रक्चर जो बनता है, जाइगोट में डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद ये ऊपर वाली सेल, ये बीच वाली और नीचे वाली, 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। डाइकोट के केस में 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 सेल का फॉर्मेशन होता है। ये वाली सस्पेंसर सेल, ये वाली मिडिल लेयर और मिडिल सेल, और लास्ट वाली एम्ब्रियो सेल। अब आगे का जो स्टेज है वो सिमिलर टू डाइकोट एम्ब्रियो अप टू ग्लोबुलर स्टेज। अप टू ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखा है। डेवलपमेंट सब इसी तरह से होता है, यहाँ तक का डेवलपमेंट बस देखा जाता है। अब यहाँ इसके बाद यहाँ 2 कोटिलिडॉन बनने लगे। मोनोकॉट के केस में 2 कोटिलिडॉन्स नहीं होते हैं, मोनोकॉट के केस में सिर्फ 1 कोटिलिडॉन होता है। उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो ये हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो।